नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के एक लघु उपागम संचार सिद्धांत या संचार उपागम का अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान के लिए यह संचार उपागम कार्ल डॉयच के द्वारा विकसित किया गया है। इस स्क्रीन पर हम एक तस्वीर देख रहे हैं, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नामक ये पुस्तक जो 1963 में कार्ल डॉयच ने लिखी, और इसी पुस्तक में वह अपने संचार सिद्धांत का वर्णन करता है। पुस्तक में जो चित्र बना हुआ है, जिसमें कि राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक 3 भवनों का एक समूह हमें दिखाई दे रहा है, जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का सूचक है। और ये एक संपूर्ण राज्य व्यवस्था है। ये राज्य व्यवस्था चारों ओर से कुछ रेखाओं के द्वारा घिरी हुई है। हम ये देख रहे हैं कि ये रेखाओं का प्रबंधन भी कार्ल डॉयच ने इस तरह से किया है कि बाईं ओर से ये आती हैं और इसको घेर करके और फिर बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार से इन रेखाओं से ये राजनीतिक व्यवस्था घिरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कार्ल डॉयच अपने संचार सिद्धांत में क्या और किस तरह से कहना चाहता है। कार्ल डॉयच ने राजनीतिक संचार की जो अवधारणा है वो अन्य उपागमों से या अन्य विषयों से प्राप्त की है। राजनीतिक संचार को सबसे पहले जाने इससे पूर्व इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अवधारणा साइबरनेटिक्स या संचार नियंत्रण विज्ञान को जानना जरूरी है। वास्तव में साइबरनेटिक्स का विकास गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर ने 1960 में लिखी अपनी एक पुस्तक में किया, और पुस्तक का नाम था साइबरनेटिक डिज़ाइन फॉर अ ब्रेन। इसके बाद में W.R. रोशबी ने भी इस विषय को विस्तार प्रदान किया। ये दोनों ही विचारक ये मानते हैं कि जो भी इस प्रकृति में जैसी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो जीव वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं, और चाहे मनुष्य के द्वारा निर्मित सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये सभी व्यवस्थाएं एक प्रकार की मशीनों के रूप में कार्य करती हैं, या हमें इनको मशीन मान करके इनका अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से मशीन को कोई आदेश दिया जाता है और उस आदेश के उपरांत मशीन उसी प्रकार से उन आदेशों को क्रियान्वित करने का काम करती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य से संबंधित सामाजिक व्यवस्थाओं में भी होता है और जीव के शरीर में भी इसी प्रकार की घटना घटित होती है। ये जो संचार नियंत्रण विज्ञान है, यह संचार नियंत्रण विज्ञान में शब्द जो नियंत्रण है वो इस बात का सूचक है कि संचार जो कि घटित हो रहा है, उस संचार को कोई नियंत्रित करने वाला होना चाहिए। और वो नियंत्रण कौन कर रहा है, और वो नियंत्रण किस पर हो रहा है और किस मार्ग से हो रहा है, इस बात का यदि पता लगा लिया जाता है तो हम बेहतर संचार करने की स्थिति में होते हैं। संचार शब्द को हमें यहाँ पर सामान्य अर्थों में नहीं लेना चाहिए। सामान्यतः संचार क्या होता है? संचार होता है एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना। मैं यदि कोई बात करना चाहती हूँ तो अपनी वो बात मैं यदि किसी अन्य व्यक्ति को कह देती हूँ तो वो संचार हो जाता है। यह सामान्य अर्थ में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन
यहाँ पर जब सिद्धांत के रूप में हम संचार की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि एक व्यक्ति यदि दूसरे को कोई बात कहता है तो उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य क्या है कि वो अपनी बात उस दूसरे व्यक्ति से मनवाना चाहता है। कोई बात जितनी प्रभावी तरीके से कही जाएगी उसके मानने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। इस तरह से संचार केवल दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप का विषय नहीं है, यह दो व्यक्तियों के मस्तिष्क से जुड़ी हुई ऐसी क्रिया है जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क से निकल करके दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अर्थात जैसा मैंने करवाना चाहा वैसा यदि किसी सामने वाले व्यक्ति ने कर लिया है तो संचार का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। इस तरह से संचार की जो विभिन्न प्रणालियां हैं और संचार के जो विभिन्न मार्ग हैं, संचार की जो तकनीकें हैं, उन सबको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। संचार या जो साइबरनेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द कुबरनेटिस से निकला है। KUBARNETES। कुबरनेटिस शब्द का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में मार्ग परिवर्तक या चालक या शासक। अर्थात शासक जो होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि उससे पूरे समाज की दिशा बदलती है, समाज उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में शासक वर्ग उसको चलाना चाहता है। ये शासक वर्ग ये काम किस प्रकार से करता है, इसी को जानने का माध्यम है शासकों के द्वारा किया जाने वाला संचार और उसके तरीके। संचार उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि हमें सरल और सहज संचार के लिए विभिन्न मार्गों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अन्य जीवित प्राणियों में जहाँ पर संचार की क्रिया घटित होती है वो क्रिया केवल व्यवस्था के भीतर ही घटित होती है। जैसे मनुष्य के शरीर की यदि हम बात करें तो मानव के शरीर में उसका मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क पूरे संचार क्रिया को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जो आदेश देगा वो मनुष्य के शरीर के ही किसी अंग तक वो आदेश जाएगा और वो अंग निर्धारित दिशा में कार्य करेगा। इस प्रकार से जहाँ जैविक प्राणियों में या अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्था के भीतर ही संचार की क्रिया संपादित होती है, वहीं राजनीतिक संचार इन सब से भिन्न होता है। राजनीतिक संचार इस मुख्य अवधारणा पर आधारित है कि राजनीति का कार्य सूचनाओं के रूप में आदेशों को देना है और वे आदेश राजनीतिक व्यवस्था के बाहर के पर्यावरण पर जाकर लागू होते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो संचार घटित होता है वो राजनीतिक व्यवस्था के बाहर के पर्यावरण के साथ अनुक्रिया के दौरान घटित होता है। यानी कि व्यवस्था के भीतर बहुत सारी उपसंरचनाएं होती हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी लघु उपसंरचनाएं होती हैं, बहुत सारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं होती हैं और वे सभी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। संरचनाओं का अर्थ है विभिन्न संस्थाएं
ये औपचारिक हो सकती हैं और अनौपचारिक संरचनाएं हो सकती हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न हित समूह, अनेक प्रकार के राष्ट्रीय, स्थानीय और अन्य प्रकार के संगठन जो राजनीति को प्रभावित करने के लिए सक्रिय रहते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था एक खुली हुई व्यवस्था है और यह व्यवस्था संचार के लिए निरंतर उस समाज व्यवस्था के साथ संपर्क में रहती है जिस समाज व्यवस्था तक इसे अपने निर्णयों को पहुंचाना है। इस तरह से राजनीतिक संचार वो गतिविधि है जो कि राजनीतिक व्यवस्था की अपने पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क बनाने से संपन्न होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था पूरे समाज के लिए निर्णय लेने वाली एक ऐसी मार्ग निर्देशक व्यवस्था है जिसके निर्णय पूरे समाज पर बाध्यकारी रूप से लागू होंगे। कार्ल डॉइच यहाँ पर अपना राजनीतिक व्यवस्था का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वो राजनीतिक व्यवस्था को मूलतः विभिन्न संरचनाओं और प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था के रूप में तो स्वीकार करता है, किंतु साथ ही उसका जो ध्येय है या उसकी जो रुचि है वो उन संरचनाओं के भीतर कार्य करने वाली उन सूचनाओं के आवागमन को जानने से है कि वो ये सूचनाएं यदि समाज से आती हैं तो ये विभिन्न प्रकार के मांग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के समर्थन हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के दबाव हो सकते हैं और ये सूचनाएं राजनीतिक व्यवस्था में आकर के अपना स्वरूप परिवर्तित करती हैं, इनमें रूपांतरण होता है और इनके बारे में निर्णय लिए जाते हैं। कार्ल डॉइच ये कहता है कि जब राजनीतिक व्यवस्था इन बाहर से आने वाली सूचनाओं पर नियंत्रण रखती है और अपनी निश्चित मात्रा में और निश्चित उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का नियंत्रण करते हुए उनमें से कुछ पर ही निर्णय लेती है और उन निर्णयों को लागू करवाती है। ये लागू करवाने वाली उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी राजनीतिक व्यवस्था का ही एक अंग होती हैं और फिर समाज के द्वारा उनको लागू किया जाता है। इस प्रकार से कार्ल डॉइच उस संपूर्ण तंत्र को समझाता है और एक अपना पूरा इसका एक प्रतिमान प्रस्तुत करता है, एक मॉडल प्रस्तुत करता है। ये जो मॉडल है ये कार्ल डॉइच के द्वारा प्रस्तुत संचार सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला है, किंतु इस मॉडल के अध्ययन से पूर्व हमें यह देखना है कि कार्ल डॉइच जिसे राजनीति कहता है वह राजनीति उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में अन्य विद्वानों ने उसे समझा है। कार्ल डॉइच ने संचार के संदर्भ में राजनीति का अध्ययन करते हुए ये कहा है कि किसी भी समाज में राजनीति का जो लक्ष्य है वो समाज पर प्रवर्तनकारी निर्णय निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। राजनीति संपूर्ण समाज के लिए ऐसे बाध्यकारी निर्णय लेती है जो पूरे समाज के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, आवश्यक रूप से लागू किए जाते हैं और जनता के द्वारा उनका पालन किया जाता है। लेकिन डॉइच का यहाँ यह मानना है कि ये निर्णय जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं अधिक विकसित होती चली जाती हैं वैसे वैसे
इनका पालन दंड के भय के कारण नहीं होता है। कार्ल डॉयच यहाँ संचार के महत्व को स्पष्ट करता है। वो ये कहता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है या कोई आदेश दिया है या वो ऐसा निर्णय जो कि समाज से मनवाना चाहती है, तो सरकार वो काम अपने संचार तंत्र को मजबूती से लागू करके करती है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था दंड का भय दिखा करके अपने आदेशों को भली प्रकार से लागू नहीं कर सकती। वो ये मानता है कि लगातार आदेशों को मानने के कारण जनता में आज्ञा पालन की एक प्रवृत्ति होती है। वह सरकार की आज्ञाओं का पालन स्वाभाविक रूप से करती है, लेकिन इसका कारण वो निरंतर जो सूचनाओं का जाल है, जो एक निश्चित मार्ग के द्वारा लोगों तक पहुंचता है, जनता तक पहुंचता है, और वो लोग जब उस पर अपना फीडबैक देते हैं या वो लोग जब उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अनुक्रिया करते हैं, उस अनुक्रिया के प्रकाश में सरकार अपने निर्णयों को और अधिक प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से यह जो संचार है, ये जितने सहज और बिना किसी बाधा के और जितना शीघ्रातिशीघ्र ऐसी भाषा में जिससे कि जनता उस आदेश को समझ जाए, यदि समय पर पहुंच जाता है और शासक वर्ग यदि अपने संचार मार्गों के द्वारा और संचार में बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं या बहुत सारी ऐसी अन्य व्यवस्थाएं हैं जो सरकार के उस सूचना के बारे में, सरकार के उद्देश्यों को भी स्पष्ट कर देती हैं, तो उस आदेश का मानना और अधिक जनता के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से कार्ल डॉयच का ये मानना है कि यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो राजनीतिक नेता लोग हैं, वो यदि एक प्रभावी संचार तंत्र का प्रयोग करें, उनकी सूचनाओं का आवागमन निश्चित सही मार्ग के द्वारा, सही लोगों के द्वारा, सही भाषा में, सही समय पर यदि जनता तक पहुंच जाता है, तो जनता उनके आदेशों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। और इस तरह से सरकार का कानूनों को मनवाने का अपना उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में यह देखना ज़रूरी है कि उसके संचार के संभावित मार्ग कौन से हैं। संचार सिद्धांत के सैद्धांतिक अध्ययन की दृष्टि से या यदि राजनीतिक शोध की दृष्टि से बात करें, तो कार्ल डॉयच यही कहना चाहता है कि एक राजनीतिक शोधार्थी को किसी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि उस राजनीतिक व्यवस्था में सरकार जनता तक जो सूचनाएं भेजना चाहती हैं या जो कानून और आदेश भेजे जाते हैं, वो कौन से मार्ग के द्वारा जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो उनको ले जा रहे हैं, किन लोगों तक वो ले जाना है, और वो जो मार्ग है उस मार्ग में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और क्या उन बाधाओं का निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार संचार का एक पूरा अध्ययन कार्ल डॉयच के इस संचार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और कार्ल डॉयच अपने इस लक्ष्य को बताने के लिए एक पूरा का पूरा संचार का अपना प्रतिमान प्रस्तुत करता है। और इस प्रतिमान का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।